नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों डेली जानते हैं 11 बजे आप लोग का सेशन चलता है। कल किसी टेक्निकल एरर की वजह से आप लोग के क्लास अपलोड नहीं हो पाए थे मेरे दोस्तों। चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। हम लोग बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ इसको देखेंगे। तो जितने भी आपके आगामी एग्जाम्स जो आने वाले हैं सबके दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सेशन, ठीक है। चाहे आप ग्रुप बी हो, एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर रहे हो या आगे जो भी हो टेक्नीशियन अदर वे जो भी एग्जाम्स हो जिसमें मैथ्स पूछा जाता हो मेरे दोस्त, बिल्कुल सिर्फ सॉल्व नहीं करवाया जाता है क्विकली सॉल्व के साथ, जो कि आपके एग्जाम्स में मेन इंपॉर्टेंट समय बच पाए, ठीक है। तो आप लोग जुड़ गए हैं तो जुड़ जाइए। यदि सेशन पे न्यू है मेरे दोस्त, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। इसी तरह टॉपिक आप लोग को मिलते रहेगा बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ, ठीक है। क्विक अपडेट्स चाहिए आप लोग को तो टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। ये पार्ट 8 सेशन रहने वाला है मेरे दोस्त, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। मैथ एक्सप्रेस के नाम से सेशन आता है ये मेरे दोस्त, तो आप लोग अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है। जिसमें कि आपके जो भी एग्जाम्स हैं यदि आप अटेंड करते हैं मेरे दोस्त, सेशन शुरू से अटेम्प्ट करते हैं, यदि आपका ग्रुप डी एग्जाम्स हो तो आने वाले एग्जाम्स में बेहतरीन तरीका से आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सीधे नंबर 1 प्रश्न की तरफ। दो अंकों की यमज अभाज्य संख्याओं के पहले युग्म का योग क्या होगा, ये बताना है आपको। जो सेशन हम इससे ठीक पहले वाले लेके आए थे मेरे दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। इसमें यमज अभाज्य संख्याएं किसे कहा जाता है, जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए हैं ग्रुप डी में पूछे गए थे मेरे दोस्त, और ये शब्द के वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट इसको छोड़ गए थे। तो आज इसके बारे में जान लेते हैं जो आगामी प्रश्न में दिक्कत ना हो। सबसे पहले अभाज्य के बारे में हम लोग जान चुके थे कि किन्हीं दो संख्याओं का यदि एचसीएफ 1 निकलता हो तो उसे हम समझ जाएंगे ये अभाज्य संख्याएं हैं। उसके गुण ये होते थे कि अभाज्य, अभाज्य या भाज्य कुछ भी हो सकती है। जैसे मान के चलिए 6 और 6 ये भी अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 होता है। तो ये 4 और 6 भाज्य है ना, क्या अभाज्य है? नहीं ना, भाज्य है ना। तो यानी ये अभाज्य संख्याएं हैं। दो अभाज्य संख्याओं का आपस में कटना या विभाजित होना आवश्यक नहीं है, समझ गए। तो इन महत्वपूर्ण और यमज अभाज्य संख्याएं जोड़े, जिसको ट्विन प्राइम नंबर भी कहते हैं, हमेशा अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये तो अभाज्य के बारे में हम लोग जान गए मेरे दोस्त, जो एग्जाम में पूछे गए थे ग्रुप डी में। यमज अभाज्य संख्या इसे बोलते हैं। को प्राइम नंबर आप अभाज्य संख्या को बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर आप यमज अभाज्य संख्या को बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इंग्लिश में भी नाम याद रखिएगा मेरे दोस्तों की एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो यमज अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये दो अभाज्य संख्याओं एक ऐसा जोड़ा होता है मेरे दोस्त जिसके ठीक अंतर 2 का होता है, बीच का अंतर 2 का होता है, उसे ही यमज अभाज्य संख्याएं आप कहते हैं। इस जोड़े की दोनों संख्याएं हमेशा अभाज्य होनी चाहिए। इसमें क्या था, इसमें तो जो जोड़ा था मेरे दोस्त, इसमें तो भाज्य और अभाज्य दोनों हो सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ अभाज्य हो सकते हैं। जैसे 3 और 5, 11 और 13, अंतर देखिएगा 2 है। लेकिन क्या ये दोनों जो संख्याएं जो मिलके जो बनाए, क्या ये भाज्य है? नहीं, ये सिर्फ अभाज्य संख्याएं का जोड़ा ही यमज अभाज्य कहलाएगा। बस समझ गए आप लोग। आगे की ओर ध्यानपूर्वक देने की बात है कि इन दोनों संख्याओं के बीच केवल एक ही संख्याएं होती है और हमेशा एक भाज्य संख्याएं होती है जिसका अंतर 2 आता है, ठीक है। समझ गए। यमज अभाज्य और अभाज्य में अंतर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो दो अंकों की यमज अभाज्य संख्याओं को पहले युग्म का क्या है, तो यमज अभाज्य जिसका अंतर 2 हो। लेकिन 2 अंकों की पूछा गया, ये तो सिंगल अंकों का है, तो 2 अंकों का पहले अभाज्य संख्या है 11। इसके बाद जो 2 अंतर का हो अगले अभाज्य संख्या है 13। इसी का तो योग पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो 24 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रश्न में कुछ नहीं था, यदि आप इसको कभी देखे होंगे तो वहां पे इजिली पे आंसर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं हम लोग नंबर दूसरे प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न बहुत भर भर के पूछे गए थे, इसीलिए हर एक सेशन में एक प्रश्न इसको लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो 2 चॉकलेट और 3 कुकीज का मूल्य 36 रुपया दिया गया था। 1 चॉकलेट और 2 कुकीज का मूल्य 23 रुपया दिया गया था। तो आपको बताना है 4 चॉकलेट 5 कुकीज का मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार यदि प्रश्न मिले दोस्त, इस प्रकार प्रश्न में आपको किसी एक को बराबर करने पहले जाना होगा। यदि नहीं होगा तो दूसरा नियम भी है। तो बराबर जैसे 2 चॉकलेट और 3 कुकीज का मूल्य दिया गया था, 1 चॉकलेट और 2 कुकीज का भी मूल्य दिया गया था। यदि हम 2 चॉकलेट बना लेते हैं तो ये 2 चॉकलेट गायब हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे ना। तो इसको एक काम कीजिए, इसको बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। 1 चॉकलेट को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 चॉकलेट, अब प्लस 2 दूनी 4 कुकीज का मूल्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। तो सब में 2 से गुना किया तो इसमें भी 2 से करना होगा, यानी 46 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक समझ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। और पहले क्या दिया गया था, 2 चॉकलेट, अब प्लस 3 कुकीज का मूल्य क्या था मेरे दोस्त, 36 रुपये थे ना। अरे 36 रुपये थे ना, 36 रुपये थे। तो यहाँ से क्या मैं बता सकता हूँ कि एक कुकीज का मूल्य क्या निकलेगा, एक कुकीज का मूल्य मेरे दोस्त 10 रुपया निकलेगा, निकलेगा ना। एक कुकीज का मूल्य आप लोग के सामने 10 रुपया निकल गया। 3 कुकीज का मूल्य क्या निकलेगा, 30 रुपया। अरे 3 कुकीज का मूल्य 30 रुपया और 5 कुकीज का मूल्य 50 रुपया। समझ में आया?
5 कुकीज का मूल्य 50 रुपया, तो चॉकलेट का हमको निकालना है, चॉकलेट का मूल्य क्या होगा, तो चॉकलेट का मूल्य हम इसमें माइनस कर देते हैं। तो 3 कुकीज का, एक कुकीज का मूल्य 10 रुपया, तो 3 कुकीज का मूल्य 30 रुपया, 36 में 30 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 2 चॉकलेट का दाम 6 रुपया बचा होगा, तो एक चॉकलेट का दाम 3 रुपया, तो 4 चॉकलेट का दाम 12 रुपया। तो यहाँ से कर सकते हैं बोथ इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। समझ गए। तो इस प्रकार प्रश्न में आपको एक बराबर करते जाना है, या बराबर करना है, या तो पहली संख्या को ऐसे संख्या से गुणा करना है जो माइनस करके जो आपका खोज रहा है वही संख्या आ जाए। तो इस टाइप में भी बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये टाइप बहुत ही सरल टाइप था, इस प्रकार के प्रश्न के साथ आप लोग साझा कर सकते हैं आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ। सिम्प्लीफिकेशन से भी प्रश्न देखने को मिले थे रिसेंटली एग्जाम में, इसलिए सिम्प्लीफिकेशन से भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिम्प्लीफिकेशन का प्रश्न है मेरे दोस्त। तो इस पे सबसे पहले इसको करने के लिए आपको एक नियम याद रहना चाहिए, बोधमास का नियम, जिसको आप भी बोधमास भी बोलते हैं। हालांकि बार अभी इसमें नहीं है तो हम बोधमास नियम अप्लाई कर सकते हैं। बोधमास नियम में बोलता है मेरे दोस्त, सबसे पहले ब्रैकेट का काम क्रिया करना, ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट का काम क्रिया, समझ रहे हैं, छोटी ब्रैकेट का काम क्रिया करना। तो छोटी ब्रैकेट का काम क्रिया करते हैं हम सबसे पहले इसको। तो छोटी ब्रैकेट में तो माइनस है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए क्या बताएं, कॉर्नर गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और 4 एक 4, 6 में 4 जाएगा, क्या बचेगा 2, और नीचे को गुणनफल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8, यानी 1/4। तो 1/4 इसमें गुना होगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/8, 1/8 में 1/3 चले जाएगा, क्या बचेगा, माइनस कीजिएगा तो 5 बटे 24, अरे बचेगा ना मेरे दोस्त 5 बटे 24, तो 5 बटे 24 बचा। और यहाँ 5 बटे 6 है, भागा है लेकिन गुना करेंगे तो 24 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 5 5 6 चौके 24, ठीक है। तो आखिरी तक में क्या आ गया मेरे दोस्त, 7/1/4 माइनस 4। तो यहाँ से 3/1/4 इज राइट आंसर होगा, 13/4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। बिल्कुल सरल है, सरल तरीका से बताना है। प्रेशर में प्रश्न इजी को भी हार्ड नहीं बनाना है आप लोग को, ठीक है। पहली बार में नहीं आएगा इसको स्किप कर देना, अगली बार आएगा तो प्रश्न को सॉल्व करना, समझ गए। तो एक प्रश्न में आप लोग को एग्जाम्स में टाइम नहीं लगाना है, समझ में आ गया। इसको कुछ नहीं किए मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट हम इसको माइनस के 4 में 3 पूर्णांक, या तो इसको आप पूर्णांक तोड़ के भी आप इसको माइनस कर सकते थे, जैसे 7 चौक 28 से 29 बटे 4, 4 चौके 16, 29 में 16 जाएगा 13, 13/4, 4 12 13/4, यूं ही निकल रहा है, चाहे आप जिस हाथ से कान पकड़िए बात बराबर है मेरे दोस्त। चलते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। बिल्कुल समय नहीं लगेगा, सेशन अटेम्प्ट आप लोग हो सकता है पहली बार इतना शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं समझ में नहीं आए मेरे दोस्त, लेकिन सेशन अटेम्प्ट आप लोग करना नहीं भूलिएगा। यदि आप लोग सेशन अटेम्प्ट कीजिएगा लास्ट तक बेहतरीन समय आप लोग के लिए बचत देखने को मिल सकता है, ठीक है। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक आदमी एक वस्तु को 234 रुपया में बेचता है, वो पहले इसे अंकित मूल्य पर D% की छूट देता है और फिर एक अन्य छूट देता है जिसका नामात्र मूल्य जो पहले छूट के समान था। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपया है तो डी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रश्न में कुछ नहीं बोला गया, प्रश्न को पहले समझिए कि 1800 रुपया एक प्राइस, एमपी प्राइस था, एक वस्तु का मूल्य था। इसमें एक व्यक्ति ने D%, दुकानदार ने D% का डिस्काउंट दिया, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है, आप लोग भी जानते होंगे। तो D% डिस्काउंट दिया तो कुछ मूल्य डिस्काउंट देकर निकला होगा, फिर इस वस्तु पे D% फिर डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट दे के जो आखिरी मूल्य बेचा, डिस्काउंट दे के जो मूल्य बेचता है मेरे दोस्त, इसी को तो आप सेल प्राइस कहते हैं। यानी वो आखिर में वस्तु 234 रुपया में बेची, यानी कि 2 डिस्काउंट देने के बाद मूल्य 234 रुपया आया। तो आपसे पूछा गया डी का मान क्या है, ये जो छूट दिया गया था तो इसका मान क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट 1800 को वस्तु को 234 रुपया में बेचते तो कितने % का छूट होता। तो डायरेक्ट 1800 वस्तु को मेरे दोस्त 234 रुपया में ये बेचते तो कितने % का छूट होता। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यानी 1566 रुपये का छूट मिलता ना। 1566 रुपये का किस पे मिलता है, इसको 1800 पे मिलता। परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देंगे तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कितना % छूट दिया गया था। तो 0 से 0 चला गया, 9 से इसको कटाते हैं तो 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63 और 9 चौके 36, 2 से कीजिएगा 2 8 16 और 2 7 14, यानी 87% डायरेक्ट यदि हम छूट देते हैं 1800 वस्तु मार्क प्राइस पे, यदि डायरेक्ट हम 87% छूट देते तब वस्तु का 234 रुपया मूल्य निकलता। लेकिन यहाँ तो 2 जगह छूट दिया जा रहा है ना, अरे 2 जगह छूट दिया जा रहा है ना मेरे दोस्त। तो इसका 2 जगह यदि छूट हम दे दें तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 43.5% इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, ठीक है। इसको आप चाहे तो सक्सेसिव डिस्काउंट से भी इस सवाल को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे उस सवाल को आपको सबसे पहला प्रायोरिटी देना है जो कि सबसे ज़्यादा जल्दी आंसर लेके आ जाए आप लोग के लिए, ठीक है।
चलते हैं हम लोग नंबर 5वां नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, टोटल प्रश्न जितने हैं मेरे दोस्त आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कितने गलत होते हैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। इससे पता ये होगा आपकी तैयारी में क्या गलतियां हैं, क्या सुधार है, किस क्षेत्र में आपकी मजबूती है, किस क्षेत्र में आपकी मजबूती नहीं है, ए टू जेड आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए बार बार बोले जा रहे हैं, प्रश्न करने से पहले आप लोग एक बार खुद ट्राई कीजिए क्या वो प्रश्न बन पा रहे हैं कि नहीं। यदि बन पा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, ये देख लीजिए कहीं शॉर्ट तरीका हमसे अच्छा शॉर्ट तो नहीं है, उसको अपना लीजिए। समझ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, यदि मैथ्स में आपका थोड़ा सा वीक है तो। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ समरूप है जिसमें कि बीसी और ईएफ का भुजा का अनुपात 1:4 दिया गया था। त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। कुछ नहीं बोला गया सवाल में, दो त्रिभुज बोला गया समरूप है, समान दिखने में है, जैसे कि ये है एबीसी, ये आपका है डीईएफ, है ना। तो बी सी और ई एफ की भुजा 1:4 के अनुपात में, बी सी ये 1:4 के अनुपात में दिया गया था। तो आपसे पूछा गया है डी ई एफ यानी इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताएं। तो जब भी कभी समरूप त्रिभुज आ जाए मेरे दोस्त, आपको बार बार बताया है सेशन में, ये सब प्रश्न गलती नहीं होनी चाहिए कि जब भी समरूप त्रिभुजों का नियम आपसे पूछा जाए, समरूप त्रिभुज या कोई भी प्रश्न आपसे दिया जाए तो याद रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगी ना उसके संगत भुजाएं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगी। यानी यदि डी ई एफ और ए बी सी यदि आपसे एरिया पूछा गया तो इसका क्या होगा, यानी भुजा जो होगा इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर देना। तो आपसे किसका पूछा गया है, डी ई एफ और ए बी सी की। तो डी ई एफ की भुजा क्या थी, 4, 4 चौके 16, और ए बी सी की भुजा क्या थी, 1, 1 एकम 1, यानी कि इसका एरिया का अनुपात 16:1 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चाहे आप ये भुजा दे आपके पास, चाहे आपके पास ये भुजा दे दे, चाहे आपके पास ये भुजा दे दे, कोई भी तीनों में से एक भुजा दोनों को दे दे तो वहां से एरिया आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक समचतुर्भुज की जो उसका एरिया का अनुपात जो होता है मेरे दोस्त, उसके भुजा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। सिर्फ ये बात याद रखना, ठीक है। समरूप त्रिभुज में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब जो नोट्स लेके आ रहे हैं मेरे दोस्त, इस पे आप विशेष अध्ययन कीजिएगा, इसको विशेष याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न को दो विधि से बताएंगे हम। एक पहली विधि से कि आप जल्दी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 1 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा विधि जो बेसिक मेथड है जिसको अधिकतर स्टूडेंट इसको बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात करनी है जिसमें 6 चौगुदे और 7 से विभाज्य किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। यानी कि वो 4 संख्याएं, ऑप्शन में वो 4 संख्याएं दी गई है आपके पास कि 6 और 4 और 7 से यदि इन चारों संख्या में कोई एक को विभाज्य कीजिएगा ना तो 5 शेष बचेगा, यानी कि शेष बच जाएगा 5। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, यदि कोई ये संख्याएं में जो 6 चौगुदे 7 से विभाज्य करने पर 5 शेष बच रहा हो, यदि उसमें से 5 माइनस कर दें तो क्या 6 14 और 7 से वो संख्याएं पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। नहीं समझे, जैसे मेरे भाई 4 से भाग 8 में दे रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 से भाग हम 9 में दे रहे हैं, तो 4 दूनी 8 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं ना, तो शेषफल क्या बचे 1। तो मैंने अभी तो यही कहा कि यदि वो संख्याएं में जिससे कि ये भाग दे के शेषफल 1 बच रहा है, यदि हम इसमें से 1 माइनस कर दें तो क्या ये संख्याएं पूरी तरह 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो 100% हो जाएगा, क्योंकि शेषफल को यदि माइनस करते हैं कोई भी संख्या में जिससे शेषफल बच रहा है तो वो तो 100% होगा, होगा ना, होगा, 100% होगा। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं क्या कि यदि वो 9946 बड़ी संख्या है, यदि इसमें से 5 माइनस कर दे तो 6 14 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो 5 माइनस कर देते हैं मेरे दोस्त, तो इकाई अंक पे 1 बचता है, और इकाई अंक पे यदि 1 बचता है तो ये क्या सम संख्या से विभाज्य हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये उत्तर नहीं हो सकते हैं। सिंपली मेथड से यदि अपनाइएगा, इसमें यदि ये संख्याओं को 6 14 7 से भाग देने पर 5 शेष बच रहा हो, यदि इसमें से 5 माइनस कर देते हैं तो ये संख्याएं से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए, यानी इकाई डिजिट पे 4 है तो ये हो सकते हैं कि 6 14 और 7 से भी विभाज्य हो। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इसमें से 5 माइनस करते हैं तो इकाई डिजिट पे 3 बचते हैं, विषम संख्याएं बचती हैं, एक सम संख्याएं 2 गो है तो इससे विभाज्य होनी चाहिए, ये नहीं होगा। इसमें भी यदि 5 माइनस करते हैं मेरे दोस्तों, इकाई डिजिट पर 1 बचते हैं तो सम संख्या से ये भी विभाज्य नहीं होगा। तो ऑप्शन आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, नंबर 2 इज राइट आंसर। आप इस मेथड से जा सकते थे पहली बार में। ठीक है, यदि आपको लग रहा हो कि ठीक है ये मेथड तो हद तक ठीक है, कोई बात नहीं है, यदि हम इसको बेस से प्रोसेस से यदि इसको सॉल्व हम करें तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है कि वो सबसे बड़ी संख्या है आपको ढूंढना है कि 6 14 7 से विभाज्य हो जाए, यानी इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 6 14 7 का एलसीएम, यानी 14 तो नहीं होंगे, 14 नहीं 28 भी नहीं होंगे, 42 होंगे, क्योंकि 42 सबसे कट रहा है। यानी सबसे छोटी संख्या पूछती ना हमको, तो 42 और 5 जोड़ देते हैं तो वो संख्याएं 47 होता है, जिसको कि 6 14 7 से विभाज्य करने पर प्रत्येक में 5 स्थिति बच रहा हो, लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खोज रहा है, तो 5 अंकों की खोज रहा है ना मेरे दोस्त। तो
सॉरी जितना 4 अंकों की संख्या लीजिए, इसमें 42 से आपको भाग लगा देना, ठीक है। तो इसमें जितना विभाज्य होगा, जोन संख्या इसमें विभाज्य होगा, जाते जाते जहां तक विभाज्य होगा मेरे दोस्त, हमेशा याद रखिएगा 4 अंकों से नीचे संख्या लेना है आपको, ठीक है। और इसका जो भी शेषफल बचेगा इसमें माइनस करके इसमें 5 आपको ऐड कर देना है, तो वो आंसर आप लोग के सामने चले आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक से बनाइए, यदि इसको कीजिएगा मेरे दोस्त, कर लेते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 हो गए ना, 5 1 9, कितने बार में जाएंगे, 4 बार में जाएंगे क्या, नहीं, 3 3 दूनी 6 और 4 3 अब 12, तो कितने जाएंगे यहाँ, 3 3 9, समझ में आ गया, ठीक है। कितने बार में जाएंगे, 8 चौक 32, 8 बार में यदि करते हैं तो 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 8 चौक 32 से 33, यानी शेषफल 3 बचते हैं। यदि इसमें से 3 माइनस करते हैं तो कितने बच जाएगा, 9 9 9 6, लेकिन 5 शेषफल भी बच रहा है ना, 5 ऐड करना होगा, यदि 5 ऐड करते हैं तो ये 4 अंकों से बड़ी संख्याएं बन जा रहा है, ये 5 अंकों की छोटी संख्या की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यानी कि इस जगह जो हम 8 से विभाजित किए थे, इस जगह हमको 7 से विभाजित करना होगा। तो 7 से विभाजित करने पर क्या हमने पाया था, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 68 चौक 28 1 29, यानी जो आ जाएगा यहाँ 5 और 9 4 13, यानी 45 आ गया ना। तो यदि इसमें 45 माइनस करेंगे मेरे दोस्त तो 4 आ गया, 5 हो गया, 9954 आ गया, यानी 9954 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है कि 6 14 7 से विभाजित करने पर पूरी पूरी कट जाए, लेकिन हमको 5 शेष बचाना, तो इसमें 5 ऐड करना होगा। तो 5 जैसे ऐड कीजिएगा मेरे दोस्त, 5559 राइट आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे जिस विधि से बनाइए, प्रश्न उस विधि से बनने तैयार है, सिर्फ बनाने वाला चाहिए, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, ये बहुत बेसिक मेथड है मेरे दोस्त, जो सब जिसको नहीं शॉर्ट पता है तो इस मेथड से अपना सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश रहेगा कि आप इस मेथड की ओर पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, ज़्यादा विलंब प्रश्न की ओर नहीं करना है मेरे दोस्त, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े आयताकार पानी के टैंक में 1.5 मीटर गहराई तक पानी है, तो गीली सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। एक आयताकार जो थे ना, एक आयताकार पानी का टैंक था, ये आयताकार मान लेते हैं, इसकी लंबाई 5 मीटर दी गई थी, चौड़ाई 3 मीटर दी गई थी, और हाइट जो है, जहाँ तक पानी जाता है ना, हाइट जो है 1.5 मीटर तक पानी थे, आयताकार बॉक्स में पानी थे। तो आपको बताना है कि गीली सतह जहाँ जहाँ तक पानी है वो पानी का एरिया क्या होगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त पानी कहाँ जाएगा, इस तल पे जाएगा ना, तल को पूरा सबसे पहले गीला करेगा ना, अरे तल को गीला करेगा ना, तो तल का एरिया क्या हो जाएगा, हम जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। नीचे वाला तो पानी गीला करेगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। यदि 1.5 मीटर तक आ रहा है मेरे दोस्त, तो ये आयताकार यदि हम बॉक्स मान लेते हैं इसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो पानी तो यहाँ तक आएगी, ऊपर तक जाएगा, इधर भी दीवार रहेगा, इधर भी, और उधर भी दीवार रहेगा, उधर भी, यानी चारों चारों साइड का हमको क्षेत्रफल लेना है। चारों साइड का क्षेत्रफल आयत का क्या हो जाता है, 2 × L + D। यदि इसमें एस से गुना कर दे तो किस ऊंचाई तक है, वो ऊंचाई भी पता चल जाएगा, यानी कि जहां तक पानी है ये मेरा टोटल एरिया निकल चुका है। सबसे पहले नीचे पानी जाएगा तो उसका एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। चारों साइड का जाएगा तो 2 × L + D, यानी 2 लंबाई 2 चौड़ाई, ठीक है। और ऊंचाई से कीजिएगा तो किस हाइट तक है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो चलते हैं इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो लंबाई चौड़ाई कितना है, यानी 5 और 3 5 × 15, L + B कितना, 5 3 8, 8 दूनी 16, और 16 को यदि 1.5 से गुना कीजिएगा मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, तो 15, 16 में 1 कम 16 हो जाएगा, 16 का आधा 8, 16 8 24 हो जाएगा, तो यानी टोटल 39 मीटर स्क्वायर वो एरिया होगा जो कि पानी से गीली सतह होगी, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल समझ गए। तो जिस प्रकार आपको बताए गए हैं उस प्रकार रट्टा नहीं मारना। फिर बताते हैं, मैथ में यदि रट्टा मारते रहेगा तो रट्टा मारते रह जाइएगा, मैथ को समझ के बनाना है मेरे दोस्त। गीली सतह का पूछ रहा था, गीली सतह का निकाल चुका है, ठीक है। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। ज्यामिति का प्रश्न है, बोला गया कि दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी है, सही बात है, ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, समांतर मतलब पैरेलल रेखाएं हैं। को एक तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है, सही बात, पी क्यू एक तिर्यक रेखा काट देती है इसको, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, देख रहे हैं चित्र में। यदि कोण पी एम बी 55 डिग्री है, ये कोण बोला गया है 55 डिग्री है मेरे दोस्त, तो कोण सी एन एम क्या होगा, यानी ये कोण क्या होगा आपसे पूछा गया। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो समांतर भुजाओं यदि कोई तिर्यक रेखा काटे, कोई भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यदि प्रतिच्छेद करता है मेरे दोस्त, तो उसके जो कोण जो निर्मित होते हैं ये कोण, तो उसके संगत भुजाएं एनी टाइम बराबर हो जाते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण ये दोनों संगत है ना, तो ये वो 55 है तो ये भी क्या होंगे, 55 डिग्री होंगे, होंगे या नहीं होंगे ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो कोई भी दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो संगत कोण होते हैं वो संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण ये 55 डिग्री हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा में निर्मित जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। तो ये भी तो एक सीधी निर्मित है। एक कोण 55 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, तो साफ बोलिएगा 180 में माइनस कर दीजिए ना, तो 180 में माइनस कीजिएगा तो 125 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में 125 डिग्री नहीं देखने को मिले हैं तो 55 डिग्री आप लोग आराम से ठीक कर सकते हैं। समझ गए। चलें आगे। बहुत ही इजी प्रश्न थे, इसमें सिर्फ आपको नियम जानना था कि कोई भी प्रतिच्छेद करने के बाद वो पूरा नहीं संगत हो जाए, ठीक है। चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न में बोला गया है दोस्त कि यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए तो वो परिणामी वही संख्याएं होगी जो संख्याएं थी पहले। तो इस संख्या का 60% कितना होगा ये आपको बताना होगा। तो किसी संख्या को हम x मान लेते हैं, किसी संख्या 60% यानी 6/10 का 120 में जोड़ा जाए, यदि हम 120 में इसको जोड़ दें तो संख्याएं वही प्राप्त होगी। कौन, जो संख्याएं पहले माने थे यानी x, ठीक है। तो 120 बराबर क्या हम प्लस है इधर जाके माइनस हो सकते हैं, तो जी हाँ, यदि 6x माइनस 10 हो गए तो कितना हो जाएगा इधर, अरे मेरे दोस्त यदि 6x x है ना, x इधर जाके माइनस होंगे क्या होंगे 6x/10। तो क्या हो जाएंगे 120 बराबर 10 में जाएंगे 4x/10, तो 4×3 = 12। तो x का वैल्यू क्या निकला आप लोग के सामने 300। हड़बड़ी में आप ऐसे मारिएगा फिर गलती हो जाएगा, 1 नंबर बोलिएगा, 1 नंबर के लिए सिलेक्शन रह गया। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, बहुत सारे गलती करते हैं इसलिए बार बार समझा रहे हैं आपको। तो इस संख्या का 60% कितना होगा, जो x वैल्यू निकला इसका 60% ही तो खोजा जा रहा है मेरे दोस्त। 60% 6×18 1800 हो या 180 हो, 18 से ही तो शुरुआत होगा, तो 180 इज राइट आंसर, ठीक है। समझ गए, 18 180 इज राइट आंसर। यानी 300 का 60% 180 तो हो गया, 300 का 50% तो 150, तो यहाँ तक कन्फर्म है। 10% कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की तरफ। बिल्कुल इसी प्रकार जिस प्रकार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, इजी मॉडरेट हाई लेवल तीनों लेवल रखे गए हैं आप लोग के लिए। बहुत ही मजा आएगा, लास्ट तक सेशन तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर दूर दो स्थानों में से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। 56 किलोमीटर दूर है, यानी कि ए बी से, यानी मान लिए इसको 56 किलोमीटर दूर है, ठीक है। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है, इधर से जो चल रहा था व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे तरफ 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इधर से जो आ रहे थे 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यदि वे एक ही समय पर गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वो 4 किलोमीटर दूर रह जाएंगे। इसको भी आप दो तरीका से कर सकते थे, दो तरीका से, एक ऑप्शन से भी कर सकते थे और एक आप चाहे तो बेस से भी कर सकते थे। यानी कि जब वो मिलने से 4 किलोमीटर शेष रह जाएगा, जैसे मिलने से 4 किलोमीटर शेष रह जाएगा, तो हमको बताना है कि कितने समय में वो 4 किलोमीटर दूरी बच जाएंगे, यदि वो इतना और इतना किलोमीटर चाल से चले होंगे। तो एक काम करते हैं ना, 4 किलोमीटर हमको दूरी बचाना है। टोटल दूरी था 56, इसमें 4 माइनस ही क्यों ना कर देते हैं, तो 52, यानी टोटल दूरी 52 किलोमीटर हो गए। 52 किलोमीटर तो चलेंगे ना मेरे दोस्त। और जब भी कोई दो व्यक्ति एक समान अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं, यानी एक इधर से एक इधर से दौड़ रहा है, तो उसका चाल हमेशा जुटेगा। तो 12 और 14 26 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ किलोमीटर में दिया गया है, यानी बात सही है, घंटे में आंसर आएगा, यानी 2 घंटे इज राइट आंसर। यानी 2 घंटे में ये 52 किलोमीटर तय कर लेंगे, तो बचेंगे कितना, 4 ही तो बचेंगे, 4 ही तो बचेंगे ना। प्रश्न को इजी तरीका से लीजिए मेरे दोस्त। ऐसे यदि इसको कॉम्प्लेक्स कीजिएगा, इधर से आ रहा है, इधर बीच में हमको 4 निकालना कैसे, तब फिर आप फंस सकते हैं फेराव में, ठीक है। तो 2 किलोमीटर ही राइट आंसर हो जाएगा। अब इस पे बात करते हैं कि इसको ऑप्शन कैसे आप लोग तैयारी कर सकते थे। कि सबसे पहले तो ऑप्शन 2 है, तो हम मान लेते हैं कि 2 घंटे में जो पहला इधर से 12 किलोमीटर जा रहा है, तो ये कितना किलोमीटर जाएगा 2 घंटे में, यानी 24 किलोमीटर, ठीक है। ये इधर से 14 किलोमीटर के गति से आ रहा है, तो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा 28 किलोमीटर, ठीक है। तो जो शेष जो बचना चाहिए मेरे पास 4 किलोमीटर बचना चाहिए, यही हमको प्रूव करना है। तो यानी 24 किलोमीटर 28 किलोमीटर कितना किलोमीटर दोनों हो गए 52 किलोमीटर, यानी ऑलरेडी 4 किलोमीटर बचा हुआ है। इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो टोटल 56 का निर्माण कर देगा, है ना। तो 4 किलोमीटर बचा है, तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन में आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, ऑप्शन में आप यूं ही देख लेते 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28, 24 और 28 52 हो गया, यानी 4 किलोमीटर बचा है, तो आंसर आपका 4 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए। चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न पे। ये बहुभुज का मतलब है मेरे दोस्त, एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपको ग्रुप डी हो, एनटीपीसी यूजी, या भी आपका मेंस होना बाकी है मेरे दोस्त, उसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में क्या बोले थे कि यदि एक सम बहुभुज के आंतरिक कोण 156 डिग्री है तो उसके 7 बाहरी कोणों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक बाहरी बहुभुज है, बहुभुज
समझ रहे हैं ना, बहुभुज ये हो गए आपके, मतलब भुजाएं आपका अधिक है, यानी 7 बाहरी कोण बोल रहे हैं तो यानी कि 7 कोण होंगे इसका, ठीक है। तो इसका आंतरिक कोण 156 डिग्री है। आंतरिक कोण क्या होते हैं, जैसे ये सीधी रेखाएं जा रहा है ना मेरे दोस्तों, यहाँ से ये टर्न मार लिए, देख रहे हैं, ये यहाँ से ये टर्न मार लिए, फिर यहाँ से ये टर्न मार लिए, यानी कि जिस जगह पे ये टर्न मारा इस जगह जो ये एंगल होगा, इस जगह ये जो एंगल होगा 156 डिग्री होगा। इसी को तो आंतरिक कोण कहते हैं, अंदर वाला कोण, समझ गए। तो यदि 156 डिग्री ये आंतरिक कोण है तो बाहरी कोण कितना होगा, अरे बाहरी कोण कितना होगा, हम जानते हैं कि यदि ये दिया गया, ये रेखा दिया गया, यहाँ से तो मुड़ गए तब तो कोण निर्मित हुए। यदि ये मान के चलिए सीधे गया रहता, यदि ये सीधे गया रहता तो कहीं ना कहीं ये कोण भी तो निकलता, इसी को तो आप बाहरी कोण कहते हैं। और हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा में निर्मित कोण 180 डिग्री का होता है, इसमें ऑलरेडी 156 डिग्री दिया गया है, तो शेष जो बचेगा यही तो बाहरी कोण होगा ना, जो शेष बचेगा वही तो बाहरी कोण होगा ना। तो बाहरी कोण कितना होगा, 180 में 156 माइनस कीजिएगा आप, तो यहाँ 4 आ जाएगा मेरे दोस्त, इसमें 7 बचेगा यानी 24 डिग्री आ जाएगा। बाहरी कोण कितना आ गया, अरे बाहरी कोण कितना आया 24 डिग्री, क्या सातों कोणों का आया, सातों बाहरी कोणों का आया, जी नहीं, सिर्फ एक कोण का आया 24 डिग्री, एक कोण का सिर्फ 24 डिग्री आया। आपको 7 कोणों का पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, तो 7 चौके 28, आप डायरेक्ट 8 देख के भी आंसर दे सकते थे, लेकिन कर लेते हैं 168 डिग्री इज राइट आंसर, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न मेरे दोस्त गड़बड़ नहीं करना है, आंतरिक कोण पूछे तो 180 में माइनस कर दीजिएगा तो बाहरी कोण निकल जाएगा, सिंपल भाषा में समझे तो। लेकिन गणित को हम लोग को समझना है तो बिल्कुल डायग्राम के साथ समझना है, जिसमें कि आगे आने वाले प्रश्न में थोड़ा सा भी डाटा चेंज कर दे तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न में बोले जा रहे हैं कि पानी की एक गोलाकार टैंकी के आंतरिक व्यास 10 मीटर है, यदि टैंकी को 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से एक सामग्री से लेपित किया जाता है तो संपूर्ण आंतरिक पृष्ठ को लेपित करने का कुल लागत कितनी होगा, ये आपको बताना है। कुछ नहीं बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि एक पानी का टैंकी है, गोलाकार पानी का टैंकी है जो आप छत पे रखे होंगे, ठीक है, एक गोलाकार टैंकी है, इसका आंतरिक व्यास जो इसका क्या है, आंतरिक व्यास जो है, यानी कि ये अंदर वाला जो व्यास है मेरे दोस्त, व्यास आप उसे कहते हैं ना जो परिधि, दो परिधि रेखाओं को मिलाए उसे तो आप व्यास कहते हैं, यानी व्यास कितना दिया गया था 10 मीटर। यदि इसका व्यास 10 मीटर है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी सेंटर के बीच की परिधि की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है, यानी ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि इसका संपूर्ण अंदर जितने भी खोल अंदर जिसमें पानी इकट्ठा होंगे अंदर वाले भाग होने, तो संपूर्ण आंतरिक पृष्ठ को लेपित किया जाता है, उसमें कुछ भी लगाया जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है, पेरिस कुछ भी दिया जाता है, यदि वो सीमेंट का बना है तो अंदर में पुट्टी भी कर दिया गया होगा। तो अंदर में जो कर रहा है तो इसका कुल लागत कितनी आएगा, तो कुछ लागत कितनी आएगा, यदि 1 मीटर का 5 रुपया लग रहा है, यदि 1 मीटर का 5 रुपया लग रहा है तो वो एक गोलाकार जो टैंकी है उसका अंदर वाले भाग को पेंट करने में या कुछ भी करने में, प्लस्तर करने में कितना लगेगा, ये आपको बताना। तो सबसे पहले उन गोले का जो एक गोलेकार रूप में है, सबसे पहले आंतरिक जो होता है, आंतरिक हम उसका देख लेते हैं, कुल क्षेत्रफल कितना होगा, आंतरिक क्षेत्रफल कितना होगा। तो कभी भी गोले का आंतरिक संपूर्ण आंतरिक पृष्ठ कितना होगा, एक गोले का संपूर्ण आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 4πr²। अरे यही तो होता है ना, 4πr²। तो एक जो भी गोला है उसका आंतरिक जो त्रिज्या है, उसका आंतरिक जो भाग है, कुल संपूर्ण आंतरिक जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, अरे एरिया निकल जाएगा ना, निकल जाएगा 100%। तो यानी 4 पाई का मान आपको रखने बोल रहा है 3.14, 3.14 यानी 314 बटे हम 100 डायरेक्ट रख सकते हैं। त्रिज्याएं क्या दिया गया था, हम जानते हैं त्रिज्याएं 5 दिया गया था, यानी 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 चौके यहाँ से 100, 100 से गया, यानी कि कुल क्षेत्रफल कितना आया अंदर वाले भाग का, 314 आया ना, कुल क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है। जब 1 मीटर का 5 रुपया लग रहे थे, 1 मीटर का 5 रुपया लग रहे थे, 314 मीटर स्क्वायर का कितना लगेंगे, तो यानी 5 से गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, इकाई डेट पे 0, तो यानी 4 आंसर, यानी 1570 आंसर चल जाएगा। यानी कि उस गोलाकार टैंकी को अंदर से लेपित करने का जो खर्चा आएगा 1570 रुपया आएगा, यदि पर मीटर के हिसाब से 5 रुपया आपसे लिया जा रहा है तो, ठीक है, समझ गए। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। गिरीश ने एक परीक्षा में 448 अंक प्राप्त किए जो अधिकतम अंकों के 46% से 81 नंबर कम थे, उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 805 अंक प्राप्त किए, तो उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है।
तो गिरीश ने एक परीक्षा में 448 अंक प्राप्त किए थे, जो कि जो अधिकतम उस परीक्षाएं में जो अधिकतम अंक कितना अंक था 46%। अधिकतम अंक कितना था मेरे दोस्त 46% था ना। अधिकतम अंक 46% जो था 46% फुल मार्क का 46% लाने के लिए इसको 448 में 81 और लाना होता। तो क्या मैं बोल दूं कि यदि 481 में ये 81 नंबर ला लेते तो ये 46% के बराबर हो जाते ना। तो यानी इसको ऐड कीजिएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 4 12 4 1 5, यानी 529 रुपये 529 नंबर जो है ये फुल मार्क का 46% है। तो 100% यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पे मेरा टोटल मार्क्स निकल जाएगा ना। तो इसको 23 दूनी 46 करते हैं, 23 दूनी 46 करते हैं, 23 23 दिया 69, ठीक है। 2 से इसको 50 करते हैं मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 5 दिया 15, हाथ में 1, 5 दूनी 10 से 11, यानी टोटल मार्क्स आपका 1150 नंबर का था। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। तो 1150 टोटल मार्क आपके पास था, जिसमें कि आपके दोस्त ने कितना प्राप्त किया 805 नंबर प्राप्त किया। 805 नंबर प्राप्त किए कितने नंबर में 1150 नंबर में। हमेशा 100 से गुना कीजिएगा तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जीरो जीरो गया गया ना। 5 से कीजिएगा तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 23 से इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बार में जाएगा क्या, 3 बार में जाएगा क्या 69, और 23 पंचे, यानी 35 दूनी 70% हो जाएंगे। 70% हो, यानी कि उसके दोस्त ने जो परीक्षा में जो नंबर 805 लाए थे वो 70% थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सवाल में कुछ नहीं था। ग्रीस ने 448 अंक प्राप्त किए थे, जो कि अधिकतम अंकों के 46% से 81 नंबर कम थे। यदि इसने 81 नंबर और ला लेता तो 86% का वैल्यू के बराबर हो जाता। तो वही तो हमने किए, 46% का वैल्यू 448 और प्लस 81 के बराबर किया। 100% हम जानते हैं हमेशा, यदि किसी का आय निकाल रहे हैं तो 100%, अंक निकाल रहे हैं तो 100%, 100% से द्वारा अंक निकाले तो यहाँ से पता चल गया कि टोटल जो मार्क का हो रहा था एग्जाम वो 1150 नंबर का हो रहा था। 1150 में ही तो 805 नंबर लाए उसके दोस्त ने, तो उसके मित्र ने कितना परसेंट लाए 70%, सिंपल है। चलते हैं मेरे दोस्त 14 नंबर प्रश्न की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, इसको चाहे आप क्यू के रूप में करना चाहे तो आपके पास समय बचेगा नहीं, जो कहना सब बात, ठीक है। ये प्रश्न एनटीपीसी यूजी में भी पूछा गया है और आपका 2019 ग्रुप डी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को यदि हम सिंगल विधि से देखें, यदि हम इकाही डिजिट से यदि निकालना चाहे, ठीक है, इकाही अंक द्वारा निकालना चाहे तो आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन में इकाही अंक बराबर है, 0 0, सब में 0 0। और ये भी हम नहीं लगा सकते कि ये संख्याएं सब में निगेटिव है, ये भी नहीं जा सकते कि पॉजिटिव वाले को छांट दे निगेटिव वाले को भरना, ये भी नहीं कर सकते। तो कैसे करना है इस सवाल को देखते हैं। तो सिंगल डिजिट नहीं मिल रहा है ना, डबल डिजिट ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं आइए बताते हैं। 31 का क्यूब, यानी 31 को 3 बार गुना कीजिएगा, अरे तभी तो 31 का क्यूब होगा। तो 31 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 3 तिया 9, 1 और 3 का 3 दूनी 6, यानी 961, यानी कि 961 गुना यदि 31 करेंगे तो ये संख्याएं 31 का क्यूब बराबर आ जाएगा। बात तो एक ही हुआ ना, अरे बात तो एक ही हुआ ना मेरे दोस्त। 31 गुना हम 31 करें, डायरेक्ट 31 गुना 31 करके गुना 31 कर दिया, यही तो लिखे हैं ना, ठीक है। दूसरी संख्याएं को आप क्या लिख सकते हैं, 18 का स्क्वायर 324 और गुना 18, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। 37 को आप क्या लिख सकते हैं, 37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 37 का स्क्वायर देखिए 2 डिजिट का कभी भी स्क्वायर निकालना हो ना तो आप ऐसे कीजिए सिंपली तरीका से, इसका स्क्वायर कीजिए 3 तिया 9, 7 का स्क्वायर कीजिए 49, 7 तिया 21, अंदर वाले दोनों संख्या गुना कीजिए 21, 21 दूनी 42, 42 इसमें एक कर दीजिए, एक अंक छुड़ा के 9 4 2 6 9 4 13, यानी 1369 हो जाएगा, यहाँ पे 1369 हो जाएगा ना, और गुना 37, ठीक है, बराबर। समझ गए, यानी कि ये जो दिया गया है यहाँ तक मेरा डबल डिजिट का वैल्यू हम निकालने के लिए पर्याप्त हो गए हैं, ठीक है। तो क्या निकलेगा देख लेते हैं। 31 से कम, 31 के 1, हाथ में 3, और 31 छके 6 आएगा, 6 3 9, यानी कि इकाही 2 डिजिट 91 आएगा। कुछ भी इधर आ सकता है, हमको लेना देना नहीं, इतना गुना करने का टाइम है नहीं, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट हम देख रहे हैं। 18 चौक 72 के 2, हाथ में 7, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 7 43, यानी 3, लास्ट 2 डिजिट समझ में आ रहा। 9 सते 63 3, अरे दोस्त मेरे 37 से गिना कीजिएगा, 9 सते 63 के 3 6, 7 42 6 48 हो जाएंगे ना।
और इसको यदि कीजिएगा नौतिया 27 7 यानी कि 3 8 7 15 यानी कि 5 आ जाएगा, 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट 5 आ जाएगा। तो टोटल लास्ट 2 डिजिट 31 और 18 का योग और 37 का माइनस करना है, तो 2 1 3 और 9 3 12 53 जाएंगे, कितना बचेंगे 70। कहीं गड़बड़ हुई क्या? 2 1 3 हो गए और 9 3 12 यानी 23 हो गई है। 23 में 10 जुड़ा जाएगा 33 हो जाएगा, और 33 में 53 चले जाएगा मेरे दोस्त, या 53 में 33 चले जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक तो है, 20 लास्ट में जो 2 डिजिट 20 आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए नहीं समझे, देखा जाए। एक सेकंड के लिए, जैसे 31 का क्यूब है 18 का क्यूब है, तो ये दोनों दो अंक जो लास्ट 2 डिजिट होगा ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो लास्ट 2 डिजिट यही तो है, कितना है 2 1 3 और 9 3 12 यानी लास्ट 2 डिजिट कितना निकला 23। ये भी तो प्लस में, ये भी 2 डिजिट लास्ट का जुटेगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा ना। और ये कितना है लास्ट 2 डिजिट 53। तो यदि 33 में 53 को माइनस कीजिए तो कहीं ना कहीं -20 ही तो आएगा लास्ट में, -20। तो माइनस में तो सब जगह लास्ट में 20 एक ही ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट 20, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें। तो आप लास्ट 2 विधि से भी आंसर दे सकते थे। चलते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 40 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात 5 और 3 था। जूस और पानी का अनुपात 2 3 अनुपात करने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए लीटर में, ये आपको बताना है। तो पहली जो मिश्रण था दूध और जूस और पानी का था, पहली मिश्रण यानी 5 और 3 के अनुपात में, ये टोटल मिश्रण इसमें कितना था 40 लीटर था। अरे 40 लीटर था ना, अनुपात तो 5 3 में था, तो टोटल अनुपात का टोटल योग कितना हो गया, यानी 8 8 का वैल्यू 40 होनी चाहिए, 8x का वैल्यू भी 40 होनी चाहिए, यानी कि 1 का वैल्यू 5। तो यानी कि यहाँ से पता चल गया कि 25 लीटर जूस है और 15 लीटर पानी है, तभी तो दोनों को योग कीजिएगा 40 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब बोला क्या बोला जा रहा है कि जूस और पानी का अनुपात 2 3 में लाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि न्यू जूस का अनुपात बनाने के लिए आप पानी मिला रहे हैं, आप जूस के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर रहे हैं। तो जो जूस की नंबरिंग इसमें होगी तो वही जूस का संख्या इसमें भी होगा। तो जो जूस कितना था इसमें 25 लीटर था, तो इसमें भी जूस 25 लीटर ही होगा, क्योंकि जूस के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो 2 का वैल्यू 25 है, तो 1 का वैल्यू 12.5 है, तो 3 का वैल्यू 12 या 36 है, यानी 37.5 हो जाएगा ना। तो पहले पानी कितना था 15 लीटर, अब पानी कितने की संख्या है 37.5 लीटर। तो कितने पानी बढ़े, तो बोल सकते हैं 22.5 लीटर पानी को बढ़ाया गया है। अरे 22 लीटर पानी को बढ़ाया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। द्विघात समीकरण का प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये तो खास करके ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, a² + b² का मान क्या होगा। तो आपके पास एक होनी चाहिए मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणनफल ज्ञात होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, तो एक चीज नोट्स आप लोग जरूर रखिएगा। द्विघात समीकरण यदि आपसे किसी भी द्विघात समीकरण को मानक के रूप में ये पूछ दे, तो इसमें अल्फा और बीटा मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, अल्फा बीटा आप लोग जानते हैं। यदि मूल्यों का योग पूछ दे यानी अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a। इसमें ए कौन है, तो इसको आप ए मान लीजिए, ये बी है ना, इसको आप बी मानिए, ये सी है ना, तो इसको आप सी मानिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में। तो यानी मूल्यों का योग पूछ दे तो -b/a, समझ रहे हैं। मूल्यों का गुणनफल पूछ दे, मूलों का गुणनफल पूछ दे तो c/a, यानी लास्ट वाला और बेटे फर्स्ट वाला। ये तक समझ में आ गया। ये आपका द्विघात समीकरण का था। आपके एग्जाम में हो सकता है एक स्टेप आपको आगे बढ़ के रहना होगा, हो सकता है त्रिघात समीकरण के बारे में भी पूछा जा सके। ठीक है, तो त्रिघात समीकरण कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। इसके मूल अल्फा बीटा गामा होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं, इसमें सिर्फ 2 होते हैं, द्विघात त्रिघात में 3 होते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि मूल्यों का योगफल पूछ दे तो अल्फा बीटा प्लस गामा -b/a सेम यही होते हैं जो इसमें होते हैं। मूल्यों के योगफल में मूल्यों के योगफल सेम इसमें भी यही होते हैं। ठीक है, लेकिन दो दो मूल्यों के गुणनफल का योग यदि पूछ दे आपसे, तो c/a, जो इसमें मूल्यों के गुणनफल होते हैं, तो इसमें ये दो मूल्यों के गुणनफल के योग हो जाते हैं वही फार्मूला में। लेकिन एक चीज अंतर इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, कि मूल्यों का जो गुणनफल होता है इसमें तो c/1 थे, तो इसमें c/1 तो 2 मूल्यों के गुणनफल का योग हो गया वो फार्मूला। तो इसमें लास्ट अल्फा बीटा गामा मूल्यों के जो गुणनफल होते हैं -d/a होते हैं। ये चीज आप लोग नोट्स करके रखिएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में त्रिसमीकरण वाला देखने को मिल जाए, जब 2 समीकरण आ गया तो 3 कितना दूरी है ना। तो मूल्यों के योग हमने क्या पढ़े,
माइनस बी बटे ए, अरे यही पढ़े ना मूल्यों के योग मेरे भाई, माइनस बी बटे ए। मूल्यों के गुणनफल हम क्या पढ़े, सी बटे ए। तो अब ए किसको मानना है, तो ए इसको मानना है, बी किसको मानना है, तो बी इसको मानना, सी किसको मानना है, तो सी इसको मानना। अब हम मेरे पास चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो इसका फार्मूला मेरे दोस्त कोई ऐसा फार्मूला पुट कीजिए जिसमें ए प्लस बी भी आता हो, ए भी आता हो। तो सिंपली होते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि माइनस टू ए बी हम इसमें करते हैं तो क्या ये फार्मूला निकल के नहीं आएगा, आएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी में माइनस टू ए बी चला गया, तो यानी कि वो चला आया। तो ए प्लस बी का वैल्यू आपके पास क्या निकाल के रखे थे आप, ए प्लस बी क्या होते हैं, ए प्लस बी क्या होते हैं मेरे दोस्त, माइनस बी बटे ए ही तो होते हैं। तो बी क्या है, -3 है, याद रखिएगा बी जो है मेरे दोस्त -3 है। यदि हम माइनस माइनस में, तो ये प्लस हो गया 3, यानी 3/2 का स्क्वायर -2। ए बी कितना है, सी बटे ए, सी कितना है 5, और ये कितना है 2, यानी 5/2, यानी ये चला गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 9/4 -5। तो यहाँ से 5 चौके 20 -11/4 इज राइट आंसर। तो जो आंसर में -11/4 है वो इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। तो हमेशा इस सवाल को पूछा जाता है, ये एक सवाल आपसे 110% देखने को मिलेंगे। तो आपको द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण, ये दोनों के बारे में आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी फार्मूला आपको नीचे दिए गए मेरे दोस्त, इस पे आप लोग विशेष गहन अध्ययन कर लीजिएगा फार्मूला को, यदि आपका आगे एग्जाम से है, ठीक है। इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि यदि 4 और 6 की तृतीय अनुपाति को आधार के आयत के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है और पहली संख्या 4 इसकी ऊंचाई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। एक आयत दिया गया था, तो 4 6 तृतीय अनुपाति को आयत के आधार के रूप में, जो इसके जो आधार होंगे 4 और 6 के तृतीय अनुपाति होंगे। तो तृतीय अनुपाति को आप कैसे निकालिएगा, तो जब भी कभी पास प्रथमानुपाति, मध्यमानुपाति, तृतीय अनुपाति आपसे पूछते हैं तो ये फार्मूला आप निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है। बी सी समांतर रखना है, ठीक है, सी को रखना है। ये दोनों कभी नहीं हटेंगे, ये दोनों कोई क्योंकि समांतर है ना, ये दोनों साथ में रहेंगे। तो आपके यदि प्रथमानुपाति पूछ दे तो बी स्क्वायर बटे सी, ठीक है। मध्यमा अनुपाति पूछ दे तो ये दोनों गुना होगा बी स्क्वायर बटे ए सी। यदि आपसे तृतीय अनुपाति पूछ दे मेरे दोस्त तो बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तृतीय अनुपाति ही तो पूछा जा रहा है। तृतीय अनुपाति बी स्क्वायर बटे ए यानी 36/4। तो 4 9 36, यानी तृतीय अनुपाति क्या था, आधार ही तो था। आधार का इसका दिया गया है 9, ऊंचाई दिया गया 4, तो हम जानते हैं कि 9 चौके 36 इसका एरिया हो जाएगा। एक आयत का एरिया निकालना है मेरे दोस्त, तो आधार और जो ऊंचाई है उसको आप गुना कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न में बोला गया कि एक मकान मालिक ने 8 लाख में एक फ्लैट खरीदा। वो रख रखाव के लिए प्रत्येक महीने 2000 का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% का वार्षिक रिटर्न कमाना चाहता है। तो उसके प्रत्येक महीने में कितना किराया लेना होगा ये आपको बताना। यानी 8 लाख रुपये में एक आप फ्लैट खरीदते, उसके मेंटेनेंस में 2000 रुपया भुगतान करते हैं, रख रखाव में 2000 रुपया का भुगतान करते हैं। अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो हम मकान खरीदे हमको 9% वार्षिक रिटर्न चाहिए, यानी जितना भी मूलधन था उसका 9% हमको सालाना इनकम चाहिए। यानी कि 8 लाख रुपया तो आपके पास था ही, इसका यदि 9% आपको चाहिए सालाना रिटर्न मेरे भाई, तो 9% कितना हो जाएगा 72,000, यानी कि सालाना आपको सिर्फ 72,000 इनकम चाहिए। 72,000 चाहिए ना, साल भर में 72,000 चाहिए। प्रत्येक महीने में कितना किराया था हमको महीने का निकालना है, तो महीने में कितना प्रॉफिट हो जाएगा। यदि साल भर में आप 72,000 रुपया ले रहे हैं इस घर के लिए 9% वार्षिक रिटर्न की दर से, तो एक महीने में कितना हुआ 6,000 रुपया हुआ ना। एक महीने में 6,000 रुपया मेरे दोस्त, 1,000 रुपया में 6,000 रुपया मंथली देंगे, तभी तो एक साल तक में आपका 72,000 रुपया हो पाएंगे, ठीक है। तो 6,000 रुपया तो हो गए मेरे दोस्त 9% जो रिटर्न ये दे रहा है। जो रख रखाव में जो प्रत्येक महीने में जो 2000 रुपया खर्चा हो रहा था वो भी तो ऐड करना है, वो मकान मालिक थोड़ी देगा, वो तो आपको देना पड़ेगा। यानी 2000 रुपया इसमें, वो भी तो इसमें ऐड करेंगे ना, तो टोटल 8,000 रुपया आ जाएंगे। तो यही इसका मासिक आय होगा, सॉरी मासिक इसका जो भी होगा वो किराया देना होगा। समझ गए। 8,000 रुपया ये किराया देता है, तो 2000 इसका मेंटेनेंस भी निकल जाता है, और वो जो वो शर्त रख रहा था कि साल भर में हमको 9% रिटर्न चाहिए, उसका भी मान रखा जाएगा। समझ गए। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न में बोले जा रहे हैं कि वरुण 15 रुपये में 3 किग्रा की दर से आम खरीदता है और उन्हें 50 रुपये में 5 किग्रा की दर से बेचता है। तो 125 का लाभ अर्जित करने के लिए उसके कितनी मात्रा में यानी कितने किलोग्राम में आम बेचने चाहिए।
यानी 15 रुपया में 3 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का आम 5 रुपया, यानी 1 किलोग्राम का आम कितना है 5 रुपया। समझ गए यहाँ तक। 5 किलोग्राम का 50 रुपया, 1 किलोग्राम का 10 रुपया, 10 रुपया। यानी ये खरीदा कितने 5 रुपया में, बेच कितने रहे हैं 10 रुपये में, प्रॉफिट कितने हो गए, अरे प्रॉफिट कितने हो गए मेरे दोस्त 5 रुपया। अरे बोल सकते हैं ना 5 रुपया में आप एक आम खरीदे, 1 किलो आम 5 रुपया में खरीदे, अरे 1 किलो आम 10 रुपया में बेचे, तो 1 किलो के दर पे आपको कितना फायदा हुआ, 5 ही रुपया तो फायदा हुआ ना आपके पास। तो आपको फायदा कमाना कितना है 125 रुपया, 125 रुपया आपको फायदा कमाना है। 1 किलो में आप 5 रुपया कमा रहे हैं, तो 125 रुपया कमाने के लिए कितने किलो आपको बेचना होगा, तो डायरेक्ट उस संख्याएं से गुना करना होगा जो 125 के बराबर हो, यानी कि 25 पंचे 125 किलो। 25 किलो यदि आप आम बेचिएगा मेरे दोस्त, तो आपको फायदा 125 रुपया हो जाएगा, यदि 1 किलो पे 5 रुपया आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो। समझ में आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट जो भी प्रॉफिट होता है इससे आप इससे भाग भी दे सकते थे, जो निकलेगा वो आम का आपका निकल जाएगा किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, चलते हैं आज हम लोग 20 नंबर प्रश्न की तरफ। बिल्कुल ही बेहतरीन प्रश्न है, ये प्रश्न को कीजिएगा, एनटीपीसी यूजी 2026 में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न में बोले जा रहे हैं कि एक विलय के आकार के डिस्क बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, विलय का क्षेत्रफल और पूरे बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुमान कितना है, ये आपको बताना है। एक विलय है, सबसे पहले हम विलय बना लेते हैं, क्योंकि प्रश्न को समझना है मेरे दोस्त, रटना नहीं है ना, प्रश्न को समझना है। एक वृत्त है, एक विलय है, विलय कहीं ना कहीं तो यही होगा। एक विलय है, बोला गया है कि इसकी बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या मतलब सेंटर से सबसे बाहरी की तरफ परिधि के बीच, इसी को तो बोलते हैं, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है। और आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आंतरिक मतलब कौन, ये अंदर वाला, ये अंदर वाला, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो विलय के क्षेत्रफल, यानी वलय के क्षेत्रफल और पूरे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपातिक मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो पूरे बाहरी वृत्त का यदि हमको निकालना है, पूरे बाहरी वृत्त का हमको यदि निकालना है मेरे दोस्त, तो हम यहाँ से जानते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर कर देंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो आर 10 है, 10 दशाएं 100 पाई, बाहरी का तो पता चल गया कि 100 पाई इसका एरिया है, ये बाहरी का आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको आंतरिक निकालना, विलय का क्षेत्रफल निकालना है, विलय का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी ये विलय कौन वाला, ये वाला निकालना है हमको, इसका क्षेत्रफल अब हमको चाहिए। ठीक है, हमने पूरी तो निकाल लिया, यहाँ से यहाँ पूरा जितने भी बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल था वो तो हमने निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर, यदि त्रिज्या पूरा का है 10 तो 10 दशाएं 100। अब हमको क्या चाहिए ना, ये वाला चाहिए, ये वाला जो जितना दूरी है, तो ये वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक काम कीजिए ना, बाहर वाला त्रिज्या लीजिए, ये पूरे यहाँ से यहाँ बाहर वाला लीजिए और अंदर वाला माइनस कर दीजिए। अरे नहीं समझे, यहाँ से यहाँ पूरा वाला लेते हैं और ये से ये अंदर वाला हम माइनस कर देते हैं, तो यही तो बचेगा। तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरा में से यदि छोटा को माइनस कर देंगे यानी पाई आर स्क्वायर को, तो यानी ये वाला एरिया मेरे पास निकल जाएगा। समझ गए यहाँ तक। तो यानी पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यानी कि 100 में 49 जाएंगे तो 51 पाई हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल विलय का क्षेत्रफल कितना निकला आपके पास 51 पाई। तो ये लगभग कितने बार में जाएगा, क्योंकि अनुमानित पूछ रहा है ना, अनुमानित अनुपात पूछ रहा है, एक अनुमान के तौर पे कितना होगा, तो अनुमान के तौर पे 1:2 के अनुपात। तो 1:2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ गए। ठीक है, आज आपका यही तक था मेरे दोस्त, 20 प्रश्न थे। कैसा लगा उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इन्फॉर्मेटिव है मेरे दोस्त कि एनटीपीसी सीबीटी 2 जो एग्जाम हुए थे, एनटीपीसी सीबीटी 2, सीबीटी 2 का जो एग्जाम्स हुए थे मेरे दोस्त, उसका जो मैथ्स पेपर है, मैथ्स का जो पेपर है मेरे दोस्त, आज आपको, आज शाम में किसी टाइम पे, आज शाम में आपको जितने भी मैथ्स पूछे गए थे उनका बेस्ट तरीका से आंसर, मतलब कि हल उसका लेके आ रहे हैं। जो जो भी मैथ एनटीपी से रिसेंटली हुए थे ना, 10 तारीख को एग्जाम्स हुए थे ना, उसमें जो भी मैथ्स पूछे गए थे उसका बेहतरीन तरीका से हम लोग हल लेके सामने आ रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, जो किस सवाल पूछा गया, कैसा सवाल पूछा गया, किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, A to Z हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं शाम के क्लास में। सेशन पसंद आ गया तो आप लोग लाइक शेयर, समझदार है मेरे दोस्त, कर दीजिएगा। चलते हैं।